तीर रखता है, कमान रखता है, बुलंद हौसलों की कमान रखता है। हम तो रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। स्वागत कीजिए हनुमंत किशोर जी का। आप देखें कि लोकतंत्र के पहले दुनिया में क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा होता था और राजा कौन अपॉइंट करता था? राजा ईश्वर अपॉइंट करता था। राजा ईश्वर ने बना दिया, ईश्वर का दूत है। अब राजा जो कुछ भी कर रहा है वो राजा नहीं कर रहा, वो ईश्वर कर रहा है। ईश्वर ने उसको आदेश दिया, निर्देश दिया। अब राजा से आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ईश्वर ने कहा है और ईश्वर सुनने के लिए आपके पास है नहीं वहां पर। लोकतंत्र में क्या होगा? लोकतंत्र में जो राजा था, जो शासक था, रूलर, वो जनता ने चुना, जनता ने अपॉइंट किया। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि उसने जनता को ईश्वर के समकक्ष बैठा दिया। लेकिन इस देश में, जो दुनिया में नहीं पता, इस देश में मैंने ये देखा है कि ईश्वर भी, जो भगवान है, वो भी सो जाते हैं, कितना सो जाते हैं। केदारनाथ में कपाट बंद हो गए, अब ये एकादशी आएगी तब उठेंगे। तो देवता भी इस देश में सो जाता है। तो लोकतंत्र कैसे जागा हुआ हो सकता है? जनता जनार्दन कहलाती ही है इस देश में। और मेरी अपनी ये समझ है कि लोकतांत्रिक सरकारें सेवक के रूप में तभी तक काम करती हैं जब तक लोग जागा हुआ होता है। और जिस दिन लोग सो जाता है उस दिन ये सरकार सेवक की जगह स्वामी की भूमिका में आ जाती है। और जब वो स्वामी की भूमिका में आती है तो सबसे निकृष्टतम शासन आपके सामने साक्षात होता है। यदि लोकतंत्र अपने अच्छे स्वरूप में सबसे उत्कृष्ट है तो अपने निम्नतम स्वरूप में वो इसी वजह से सबसे निकृष्ट है। तो एक आप देखें दुनिया में लोकतंत्र का पतन क्यों कर हुआ, कैसे हुआ? लोकतंत्र का जो इतिहास हमें मिलता है, इस लोकतंत्र का जिसे हम आज देखते हैं, वो एथेंस से मिलता है। एथेंस और स्पार्टाकस दो यूनान के नगर राज्य थे। आज ईसा से लगभग 500 सदी पहले, हमारे आज के समय से 2500 से 3000 साल के बीच का समय होगा। एक्रोपोलिस वहाँ की एक संसद हुआ करती थी। 6000 लोग वहाँ के सदस्य हुआ करते थे। जो 10 कबीले थे, 600 लोग आते थे और जो पहले पहुंच जाता था वो उस संसद भवन के अंदर चला गया। इसके बाद लाल रस्सी लगा दी जाती थी और ये जो 6000 प्रतिनिधि हैं, ये सारे फैसले हमें किया करते थे। अब एक यूनान में जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसमें है डेमोगॉक्स। अब ये डेमोगॉक्स दरअसल जिसको आप बघेली में कह सकते हैं मिठलबरा, मिठबुलवा, जो मीठा मीठा बोल करके आपको गुमराह कर देता है, जिसके इंटेंशन अच्छे नहीं होते लेकिन जिसकी भाषा बड़ी छल करने वाली होती है, वाक्चल जिसके पास होता है। तो ये मिठबुलवा या मिठलबरा, डेमोगॉक्स, ये यूनान में उस एथेंस में धीरे धीरे फैलते चले गए। और हुआ ये कि जो रूरल थे, वहां के शासक थे, जिनको एरिस्टोक्रेट कहा जाता था, वो भ्रष्ट होने लगे। और उसी समय सोक्रात जैसा एक व्यक्ति एथेंस में पाया जाता था और सोक्रात राह चलते लोगों को पकड़वाए और उनसे सवाल करे और उनके विश्वास को चुनौती दे। तो जो उस समय के वहां के सामंत थे, जो लोकतंत्र की सत्ता पर काबिज थे, उन्हें ये बात बड़ी नागवार हुई क्योंकि सोक्रात सीधे सीधे उन्हें चुनौती दे रहा था। उन्होंने सोक्रात के ऊपर आक्षेप लगाया और वही 6000 लोग जो एथेंस की जो निर्वाचित सरकार कह रहे हैं, प्रतिनिधि कह रहे हैं, उन्होंने सोक्रात का अभियोजन किया, अभियोग लगाया उनके ऊपर और सोक्रात के सामने प्रस्ताव दिया गया कि या आप माफी मांगिए और लोगों को भड़काना छोड़िए और नहीं तो देश से निकल जाइए। सोक्रात ने दोनों बातें गिनाई थी। उन्होंने कहा कि यदि मैं लोगों से सवाल नहीं करूंगा तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और फिर सभा ने मृत्युदंड सुनाया सोक्रात को जहर का प्याला दे करके बाद में मारा गया। तो इसके बाद आप देखें कि सोक्रात की मृत्यु के बाद जो एथेंस मलका फूलका हुआ लोकतंत्र का देश था, वो धीरे धीरे उसका पतन हुआ और इसके बाद से राजतंत्र आया और फिर एक लंबी कहानी हमारे सामने है। तो सोक्रात ने सवाल पूछने का अधिकार नहीं छोड़ा अंत तक, और यही अधिकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास होता है। हम जिस डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास, हम आम आदमियों के पास, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, केवल एक ही अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार। और धीरे धीरे वो सवाल पूछने का अधिकार यदि खतरे में आ जाता है तो आप समझिए कि लोकतंत्र अपनी विकृत दिशा की तरफ बढ़ रहा है और वो अपने निकृष्टतम स्वरूप की तरफ जाने वाला है। अब ये सवाल पूछने का अधिकार बचा है या खत्म होने वाला है, ये मैं आपके ऊपर इस सभा के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष यदि नहीं है तो वो लोकतंत्र बचता नहीं है। सवाल पूछने वाला नहीं, लोकतंत्र में एक
पक्ष है तो फिर कोई और तंत्र हुआ, लोकतंत्र हुआ नहीं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि उसमें सवाल पूछने की आजादी होती है। और एक वाल्टेयर हुआ करते थे, वाल्टेयर का भी किस्सा बड़ा रोचक किस्सा है। वो पादरी के बेटे थे फ्रांस में, और पादरी मतलब उस समय फ्रांस में चर्च रूल करता था, चर्च का शासन होता था, पादरी की बड़ी इज्जत थी। और जाहिर है कि वाल्टेयर पादरी के बेटे थे तो वो सम्मान वाल्टेयर को भी मिलना था। लेकिन वाल्टेयर ने चर्च की सत्ता को भी चुनौती देनी शुरू की। वाल्टेयर ने लोकतंत्र की बात की और चर्च की सत्ता को चुनौती देने लगे। वो वाल्टेयर कहते हैं कि आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू से, बट टिल माय डेथ आई विल प्रोटेक्ट योर राइट टू से दैट। मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन अपनी मृत्यु तक मैं आपके उसे कहने के अधिकार की रक्षा करूंगा। ये लोकतंत्र की नींव है, ये लोकतंत्र की रीढ़ है। यदि आपकी जुबान पर ताला लगा दिया जाए तो फिर वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो तेरा निजाम है जुबान की आयत की, दूसरे ने कहा ये इतिहास की जरूरी है इस के लिए। तो ये हर दौर में, ये केवल आज की बात नहीं है, ये हर दौर में ये सत्ता की कोशिश होती है कि उसके गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे और जो कहने वाले लोग हैं उनकी जुबान थोड़ी सी सिली जाती रहे। लेकिन ये देश के बुद्धिजीवियों को, ये देश की जनता को जो जनार्दन है उसे तय करना होता है कि वो किस तरफ जाएगी। तो ये मेरी अपनी एक समझ थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। दूसरा, आप कुछ ना करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यदि पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वस्थ लोकतंत्र क्या होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दुनिया की राजनीतिक कविताओं की सिरमौर है, उससे बेहतर राजनीतिक कविता कोई भी लिखी नहीं गई। भारत का संविधान ये कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से वो शुरू होता है। तो इसमें हम है, इसमें मैं नहीं है। कुलीन तंत्र में, राजतंत्र में, किसी और तंत्र में मैं हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है हम। चमन में इत्तलाके रंगों से बात बनती है, हम ही हम है, क्या हम है, तुम ही तुम हो, क्या हम तुम हो। तो लोकतंत्र केवल उस समाज में संभव है जिस समाज में विविधता है, जिस समाज में एक रास्ता है, उस समाज में लोकतंत्र कभी भी फल फूल सकता है नहीं। तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया अंग्रेजों की जब हमने दास्ता की, उस समय जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विकसित हुआ, उनकी तमाम चीजें आंदोलन उसका तरह से जिक्र किया जाता है। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि हिंदुस्तान में सिवाय लोकतंत्र के आज की तारीख में कोई और तंत्र पनप ही नहीं सकता। 1960 में डगलस ने भविष्यवाणी की कि नेहरू के बाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और अधिनायकवाद आ जाएगा। और ये भविष्यवाणी थोड़ी सी सच होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि जब 10-11 साल बाद जून में आपातकाल लगा तो ऐसा लगा कि शायद डगलस ने जो कहा था वो सच है। लेकिन आपने देखा कि केंद्र से पलट करके आई, पार्टी फिर से पानी से ऊपर आई, लोकतंत्र फिर से वापस आया और सुप्रीम रूप में आया। तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी है। इस हिंदुस्तान की तासीर में ही वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि यूनान रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारे इस देश में विविधता का स्वीकार किया जा रहा है कि सिवाय लोकतंत्र के और कोई तंत्र फल फूल नहीं सकता। कबीर काशी में रहे, तुलसी का समय है, तुलसी और कबीर लगभग समकालीन है, और ये माना जाता है कि काशी में यदि आप मरते हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे। और वहीं काशी के पश्चिम में मगहर है, मगहर में मरते हैं तो आप नरक जाएंगे। जब बीमार हुए कबीर तो कबीर ने कहा मैं मगहर चलूंगा, मैं काशी में नहीं मरूंगा, क्योंकि कबीर ने कहा कि क्या काशी क्या उसर मगहर राम बसे ही मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा राम में कौन नहीं होना। तो मेरे लिए क्या काशी और क्या मगहर, मेरे को राम हृदय में बसते हैं। तो यदि राम हृदय में बसते हैं तो मैं मगहर में भी मरूंगा तो भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो कबीर और तुलसी, यानी कबीर की एक परंपरा और तुलसी की एक परंपरा, दोनों परंपरा उस कालखंड में फल रही। कबीर भी संत माने गए, कबीर के भी फॉलोअर्स रहे, कभी उनमें कोई दंगे नहीं हुए, कभी उनमें कोई उस तरह से टकरार नहीं हुई। तो ये हिंदुस्तान की परंपरा है। आर्गुमेंटेटिव इंडियन में जो अमृत सेन ने उदाहरण दिए उसमें वो कहते हैं कि इस देश में आपने लिखा है कि संवाद, देश संवाद से बढ़ेगा, विवाद से नहीं। तो इस देश में तो संवाद ईश्वर करता है। महाभारत का मैदान सजा हुआ है और कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। कृष्ण देवता है, ईश्वर है, वो सीधे आदेश दे सकते थे कि तुम्हें ये करना है, मगर वो ईश्वर भी संवाद कर रहा है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन कृष्ण की आस्था पर कृष्ण के आदेश को प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण विचलित नहीं हो रहे, समाधान कर रहे हैं। याद रखिए
बैठे हुए हैं और गाड़ी उठ गई होती है और कहती है कि बिल्कुल जिस तरह से प्रतिंचा में से उधर तीर तो तीर छोड़ता है, मैं तो प्रश्न छोड़ती हूँ आपके ऊपर। और गाड़ी जब पराजित होती है तो मैत्री उठ खड़ी होती है, जो मैत्री पत्नी है या वो संवाद करती है। तो ये संवाद की परंपरा है। सार्वजनिक बहसें इस देश में पुरातन काल से होती रही है। शंकराचार्य और मंडन मिश्र, यदि आपने दैनिक भास्कर पढ़ा हो तो वो से कहता है उसमें ये पसंद नहीं था मंडन मिश्र को बनारस में कि शंकराचार्य सिर्फ टूटे हुए शरीर के साथ साथ करें, उनको ये शुभ लग रहा था। तो शंकराचार्य जैसा ज्ञानी अपने सर पर पहले कपड़ा रखता है और इसके बाद फिर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करता है। ये विरोधी का सम्मान है, ये असहमति का सम्मान है। ऐसा नहीं कि विरोधी के सामने छाती ठोक के तुम कितने बड़े वो हम तुमसे इतने बड़े हैं। वो विरोधी का सम्मान करने की ठीक है, आपको पसंद नहीं है, मेरा कपड़ा फूटा हुआ सिर्फ मैं सिर पर कपड़ा रखता हूँ, इसके बाद शास्त्रार्थ करता हूँ। और मंडन मिश्र जी जब पराजित होते हैं तो सर स्वीकार करते हैं कि आपका रास्ता सही है, अब मैं सन्यासी होता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ अमर सिंह की किताब के बहाने से, हवाले से, कि इस देश में लोकतंत्र इस देश की परंपरा है, लोकतंत्र इस देश की तासीर है, वो इस देश का रक्त है। आप कुछ भी कर रहे हैं इस देश में, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये देश लोकतंत्र को छोड़ सकता नहीं। वो पलट पलट के लोकतंत्र की तरफ आएगा, ये उसकी प्राण शक्ति है। तो मैंने जो आपसे कहा कि भारतीय संविधान में ज्यादा वक्त नहीं होगा, जो उसके 4 अंग हैं मैं उसे बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। हम भारत के लोग, भारत के समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, यदि एक नागरिक भी 150 करोड़ की आबादी में यदि एक व्यक्ति भी ऐसा है जो आपकी जाति से बिलोंग नहीं करता, जो आपके मजहब का नहीं है, जो आपके क्षेत्र का नहीं है, जो आपकी भाषा का नहीं है, विरोधी है, बल्कि उसे भी आप छोड़ नहीं सकते। ये समस्त नागरिकों की बात कर रहा है। समस्त नागरिकों को क्या देना है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय भी हर तरीके के, आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो, और समस्त नागरिकों में विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, और अवसर और प्रतिष्ठा की समता सुनिश्चित करने के लिए, और समस्त नागरिकों के बीच में बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम ये संविधान सभा इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करती है। ये बुनियादी चीज है भारतीय लोकतंत्र की, कि भारतीय लोकतंत्र अकेले व्यक्ति को भी, एक जो आखिरी व्यक्ति है उसे भी लेकर के चलता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि जो अंतिम कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका आंसू पूछना भी सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य उस अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति का आंसू पूछना, उसे आप छोड़ नहीं सकते। तो लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि ये बहुमत का शासन है, ये बहुमत का शासन नहीं है। और जिस दिन बहुमत का शासन हो जाएगा उस दिन जो ऑन लिबर्टी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है वो चेतावनी सिद्ध हो जाएगी। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि सरकार के अत्याचार से बड़ा खतरा बहुमत के अत्याचार से है, क्योंकि बहुमत अपनी मान्यताओं को उस व्यक्ति की मान्यता बना देता है जो उससे असहमत है। तो ये बहुमत का शासन नहीं है। और लोकतंत्र की बुनियादी शर्त ये होती है कि वो ये मान के चलता है कि आज जो बहुमत है कल अल्पमत भी हो सकता है, और कल जो आज जो अल्पमत है वो कल बहुमत भी हो सकता है। तो बहुमत और अल्पमत एक दायरे में यहाँ पर घूमते रहते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। तो जिस दिन आप ये मान लेंगे कि अब यही सही है और ये पूरी तरह से गलत है, उस दिन इस देश में लोकतंत्र वाकई इस तरह में आ जाएगा। तो आज आपको ये सही लग रहा है, आप उसके साथ जाएं, मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे अपनी तरह से जाने दें, ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। तो ये मेरी बुनियादी समझ थी इस लोकतंत्र को लेकर के। और एक चीज अल्लामा इकबाल ने जो कहा है उसे चरित्रार्थ होते हुए देखते हैं, जो एथेंस में भी देखा, देश में भी दिखता है कई बार, कि जमहूरियत वो तरह से हुकूमत है जहां बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो देश का आवाम यदि सो जाएगा, जनता जनार्दन यदि सो जाएगी, तो फिर ये संभव होगा कि वो बंदे जो है वो जितनी संख्या में है वो संख्या मान ली जाएगी, और जो उनके भीतर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और उनकी आवाज तभी ले जाएगी। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जागे हुए लोग हैं, उनका प्राथमिक कर्तव्य है कि वो इन सोए हुए लोगों को जगाएं। अगर इसके काम होना नहीं। अभी इंजीनियर साहब ने जो बात कही वो मैं सुन रहा था और बड़ी वाजिब बात थी कि साक्षरता और शिक्षित दोनों में फर्क है। और जैसा मार्क ट्वेन ने कहा है कि if you are literate, साक्षर है आप, but you do not read, then you don't have any supremacy over the illiterate person. आपके यदि आप साक्षर हैं जिनको आप पढ़ते नहीं हैं तो आप उससे किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं है जो निरक्षर है। तो इस देश में जो साक्षर व्यक्ति हैं
उन्हें पढ़ना जरूरी है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह ज्यादा सवेरे उस जगह से पढ़ के सो। तो जब हम पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल इस पर अमल करेंगे तो देश का लोकतंत्र बढ़ेगा, और अपना देश का लोकतंत्र जहाँ है वहाँ वो बढ़ाएगा। और फिर इसके बाद एक गर्व है, और उस गर्व के लिए अपनी आगे आने वाली जो संतान है और उसको भी अलर्ट करने की जरूरत है। तो ये मेरी बुनियादी समझ थी जमहूरियत को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर के। अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक बात मुझे बहुत मतलब नागवार गुजरी लगी। बहुत सारी चीजें नागवार गुजरती है, मगर सबसे नागवार कोई बात मुझे गुजरी, आपने जो संवाद की बात कही, तो शायद संवाद कहने का भी सलीका है और सुनने का भी सलीका है। कई बार ये सलीका कहने वाले में नहीं होता, कई बार ये सलीका सुनने वाले में नहीं होता, लेकिन जो भी था वो एपिसोड बहुत बड़ा था। देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधिपति ने टिप्पणी की, उस टिप्पणी का क्या मंतव्य था वो बार-बार को स्पष्ट करते हैं। हो सकता है वो बात चुभने वाली हो, लेकिन जिस तरीके से उसका जवाब, उसका प्रतिकार किया गया और सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक मचा दिया गया उस चीज को, वो इस देश के लिए लोकतंत्र के लिए घातक है। यदि हर व्यक्ति विचार का जवाब चुपके से देगा तो फिर लोकतंत्र को जूता बनने से रोका नहीं जा सकता। और ये बहुत गलत प्रवृत्ति है जिसकी दिशा में आज हम लोगों को सोचना है, और उसके लिए हमें एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है। ये लड़ाई कोई मैदान पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचार की और अभिव्यक्ति की लड़ाई है। और जैसा बार-बार कहा गया, ये मेरा आखिरी सेंटेंस है, समझिए कि इस देश को या दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि बुरे लोग हैं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हैं, वो चुपचाप हैं। तो मेरा एक पोस्टर भी चला था एक समय कि बुराई का रायता तभी फैलता है जब लोग अपनी अच्छाई का अचार रख लेते हैं। तो अच्छाई के साथ अच्छाई के साथ मैदान में आए, समाज में आए, और जो लोकतंत्र में विकृतियां आ रही हैं उसका मुकाबला करें, लोकतंत्र को बचाएं। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति के हर व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी चीज है। जो राधा कृष्ण ने कहा, हम यदि विकास करना चाहते हैं आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक, तो लोकतंत्र उसके लिए देश के अनिवार्य शर्त है। आपने मुझे सुना, सहा, बहुत बहुत धन्यवाद।